हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। सो आज बेसिकली एक बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाला है जिसमें आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली एसी पावर एनालिसिस के बारे में जानने वाला है। बेसिकली यहाँ से आपको से 2 से 3 से 4 से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कौन सा भी एग्ज़ाम हो। तो बेसिकली एसी पावर एनालिसिस के बारे में जानने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। ठीक है, तो एसी पावर एनालिसिस के बारे में जानने वाले ना, तो एसी पावर एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली पावर होता क्या है, आप सबको पता होगा। वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पावर कहलाता है। तो बेसिकली मान लो मैं एसी पावर निकालना मेरे को, तो इम्पीडेंस रिएक्टेंस भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक एलिमेंट मान लेता हूँ जिसका इम्पीडेंस जेड है। ठीक है, इसके क्रॉस में VT वोल्टेज मान लेता हूँ। ठीक है, और जो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट दिया हुआ है IT। ठीक है, देन अब अपन को पावर निकालना है। तो पावर पहले जो पावर होता है क्या है, वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सब आपको पता होगा। और जो यहाँ पर VT दिया हुआ है, तो मान लो VT या तो cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी में दिया होगा, साइनसॉइडल फॉर्म में दिया होगा क्योंकि ऐसी करंट दिया हुआ है, ऐसी वोल्टेज दिया हुआ है। तो जो VM cos फाई ये cos ओमेगा टी मान लेता हूँ इसको मैं, cos ओमेगा टी प्लस फाइव वी, इसका जो फेज है फाइव वी एंगल है। और जो IT करंट दिया हुआ है वो बेसिकली IM cos ओमेगा टी प्लस फाइव आई, इसका मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पर VT वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, VM cos ओमेगा टी प्लस फाइव IV हो जाएगा एंड IM cos ओमेगा टी प्लस फाइव I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे VM IM बाहर लेंगे अपन, VM और ये IM मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा cos A cos B या cos A cos B। तो cos A cos B का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो इसको पहले मैं तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 cos ओमेगा टी प्लस फाइव V cos ओमेगा टी प्लस फाइव I लिख सकता हूँ। यहाँ से आप फॉर्मूले लगाओ, प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो वो कितना हो जाएगा, VM IM/2। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, एक तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो cos फाइव माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म आएगी वो आएगी cos, फ्रीक्वेंसी डबल के साथ होगा क्योंकि एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। तो 2 ओमेगा टी प्लस 5V प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये आ गया, अब जो VM बाई IM, तो इसके साथ में इसको लिख सकता हूँ cos 5V माइनस 5I प्लस VM IM/2 cos ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5V प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट टर्म तो ये आ गया अपने पास और सेकंड टर्म ये दिया हुआ है, ये तो हो गई फर्स्ट। तो एक जो फर्स्ट टर्म है वो तो टाइम पे, जो फर्स्ट टर्म है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है जैसे कि आप देख रहे हो, और ये टाइम पे डिपेंडेंट है और इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो डबल भी मिल चुकी है अपन को। तो बेसिकली जो ये अपन ने कैलकुलेट किया है, ये इंस्टेंटेनियस पावर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो बेसिकली अपन ने यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लिया है। तो एक पावर तो निकाल ली। बेसिकली पावर में क्या होता है, एक तो अपन इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ते हैं एंड एक रियल पावर, रिएक्टिव पावर या एवरेज पावर। एक होती है कॉम्प्लेक्स पावर, एक होता है एवरेज पावर होता है, एक अपीरेंट पावर होता है। तो बेसिकली अब
ये इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में मैंने बता दिया आपको क्या होता है ये। मैं इधर लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। तो बेसिकली नेक्स्ट मैं आपको कॉम्प्लेक्स पावर की बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स पावर में बेसिकली क्या होता है। कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में जानते हैं अपन लोग, तो मैं इसको ऐसे कैसे रख देने देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स पावर होता क्या है तो बेसिकली पावर ही, तो पावर है तो वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो मान लो ये हो गया VT और ये IT। तो जो VT दिया हुआ है, VM दिया हुआ है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VM 5V भी लिख सकता हूँ। और जो ये दिया है उसको मैं IM 5V भी IA भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड जो पावर है बेसिकली पावर, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। और जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है, कॉम्प्लेक्स पावर बेसिकली उसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है VRMS IRMS होता है, आप सबको पता होगा। तो बेसिकली तो VRMS IRMS का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स पावर। मतलब किसी का पावर निकालना है हम लोगों को, तो उसका वोल्टेज एंड उसके जो उसके एक्रॉस फ्लो हो रही है करंट, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पर जो I का मतलब है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ I, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो VRMS है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, VM/√2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, IM/√2। अब जो VM दिया हुआ होता है उसका एंगल कितना दिया हुआ, 5V। एंड अब यहाँ पर करंट का एंगल कितना दिया हुआ, 5I। बट बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5I, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, VM IM/2। ये कितना हो जाएगा, 5V - 5I। बेसिकली ये माइनस क्यों आया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वजह से। तो ये आपको पता रहना चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ से 5V - 5 आया गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स पावर दिया हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये आया है इसको एक टर्म बोला जाता है, इसका टर्म का नाम है अपीरेंट पावर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अपीरेंट पावर क्या होगा, तो वो बेसिकली वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन, ओनली वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन अपीरेंट पावर होता है, ठीक है। एंड ये हो गया आपका पावर एंगल, या इसको क्या बोला जा सकता है, पावर फैक्टर। तो पावर एंगल बोला जा सकता है या फैक्टर एंगल बोला सकता है। तो ये हो गया पावर एंगल, ठीक है। अब देन इसको आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकता हूँ। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होगा, VM IM/2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 5V - 5I प्लस J sin 5V - 5I, यह लिख सकता हूँ, ठीक है। देन इसको आगे क्या, इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, VM IM/2 cos 5V - 5 हो गएगा। देन प्लस J, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या आएगा, VM IM/2 साइन, ये कितना आ जाएगा, 5V - 5I। बेसिकली जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, और ये साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये इस टर्म को बोला जाता है, इस टर्म को बोला जाता है, जो ये टर्म हो गई वो रियल पावर होगी, या इसको एवरेज पावर भी बोला जाता है। तो ये टर्म दिया हुआ ये रिएक्टिव पावर बोला जाता है। तो ये क्या हो गया,
आपकी रियल पावर। यदि आपसे रियल पावर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगी, या इसको एवरेज पावर भी बोला जाता है। दोनों का मीन सेम है। और ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर। जो इसकी यूनिट होती है VAR होती है, मतलब वोल्टेज एम्पियर एंड रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है वो वोट में होती है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसकी वोट होती है, उसकी VAR होती है। तो यहाँ से ये हो गया अपीरेंट पावर, ये हो गया पावर एंगल। यहाँ से जो ये होता है पावर फैक्टर, आप सबको पता होगा, ठीक है। और ये रिएक्टिव पावर और सब वगैरह मैंने पूरी चीज़ें बता दी है। कॉम्प्लेक्स पावर दिया हुआ, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स पावर। यहाँ से आपको अब बेसिकली आपसे पूछ लिया जाए, मान लो आपका जो सर्किट दिया हुआ है वो प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट वाला है, तो प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट होगा तो उसमें रिएक्टिव पावर तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ जो प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट है उसमें जो वोल्टेज एंड करंट का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जीरो। तो जो वोल्टेज एंड करंट का फेज डिफरेंस होगा तो जीरो होगा। तो यहाँ जीरो, जैसे जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो रिएक्टिव पावर तो कितनी हो गई, जीरो। और यहाँ पर जो पावर यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। तो जो कैसे ले लेता हूँ मैं, प्योरली रेजिस्टिव लोड। प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए जो रियल पावर होती है वो VmIm/2 होती है, रियल पावर प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए। और इसके जो रिएक्टिव पावर होगी, रिएक्टिव पावर वो होगी जीरो। बेसिकली इसको अपन P से भी डिनोट किया जाता है और इसको Q से भी डिनोट किया जा सकता है। बेसिकली मैं इसको है ना लास्ट में मान लो मैं इसको P+JQ भी लिख सकता हूँ। और जिसकी यूनिट होती है, मैं ये वाट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उसकी VAR होती है, इसको P+JQ भी लिखा जा सकता है। तो ये P हो गया और ये Q हो गया बेसिकली। तो रिएक्टिव पावर तो हो गई जीरो। देन आपका एलिमेंट मान लो प्योरली रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन्स आपका जो सर्किट है उसमें ओनली इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा। तो रिएक्टिव, प्योरली रिएक्टिव लोड। तो प्योरली रिएक्टिव लोड के लिए क्या होगा, जो उसके लिए प्योरली वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो ये तो रियल पावर तो हो जाएगी जीरो, ठीक है। यहाँ जैसे आप 90 पुट करोगे तो cos 90 कितना है, जीरो। एंड यहाँ पर 90 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो रियल पावर तो हो गई जीरो। और जो रिएक्टिव पावर हो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VmIm/2, ठीक है। यहाँ पे cos पाई लिखोगे तो आप आगे जाने के बाद प्योर लिखो तो 1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा, वो मैंने वहाँ बता दिया वो सारी चीज़ें। देन अब आपको प्योरली रिएक्टिव लोड दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि आपको इसके आगे भी पता करना होगा कि जो लोड दिया हुआ है जो वो बेसिकली है कौन सा है, इंडक्टेंस से या कैपेसिटेंस से, तो इसके बारे में पता कर सकते हैं अपन लोग। तो बेसिकली मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग अब ये पता लगाने वाले हैं कि जो सर्किट दिया हुआ उसके अंदर लोड दिया हुआ या जो लोड दिया हुआ है वो इंडक्टेंस दिया हुआ है या कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो बेसिकली इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मान लो मैं केस 1 ले लेता हूँ। यहाँ पर केस 1 क्या होगा, मान लो आपका जो 5V माइनस 5I, इसको मैं थीटा दे सकता हूँ, ठीक है। या इसको मैं इधर लिख सकता हूँ थीटा, ठीक है। ये हो गया थीटा। अब यदि मान लो आपका जो थीटा है वो 0 से कम है, थीटा
मतलब जो पावर एंगल दिया हो 0 से कम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा वी माइनस थीटा आई 0 से कम होगा, तो थीटा वी 0 से कम होगा तो थीटा आई ये होगा। ठीक है, तो जो वोल्टेज का फेज है वो बेसिकली लैग कर रहा है, और जो करंट है वो लीड कर रहा है। तो करंट लीड बेसिकली किस में करता है, आप सबको पता होगा लीड किस में करता है, कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करता है, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसका करंट 90 डिग्री आगे होता है यदि कैपेसिटिव एलिमेंट दिया हुआ है तो ओनली। तो इसमें करंट लीड कर रहा है, तो इसको बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, जो कैपेसिटिव लोड बोल सकते हैं। कैपेसिटिव लोड केस 1 में यदि आपको ये कम मिल जाता है तो कैपेसिटिव लोड कहलाता है। ठीक है, केस सेकंड इसको ये क्या होगा, लेस देन है, तो ये क्या लेगिंग कहलाएगा, या पावर फैक्टर लेगिंग, क्योंकि इसमें जो करंट दिया हुआ लेग थोड़ी कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, कहलाएगा लीडिंग बेसिकली, पावर फैक्टर लीडिंग, क्योंकि पूरी चीज़ें करंट के रेस्पेक्ट में देखी जाती है। पावर फैक्टर जो देखा जाएगा वो भी करंट के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। यदि करंट है वो लीड कर रहा है तो आपका पावर फैक्टर भी लीड करेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यहाँ से आप अच्छे से पता रखना कि जो करंट के बारे में देखा जाएगा, ये करंट लीड कर रहा है यहाँ पे तो पावर फैक्टर भी लीड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं सेकंड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये कैपेसिटिव लोड का लगा है इसका, और पावर फैक्टर लीडिंग का लगा है, ये दिया हुआ क्या सेकंड दिया हुआ है, थीटा माइनस थीटा वी माइनस थीटा आई दिया हुआ है। बेसिकली जो थीटा है वो 0 से ज़्यादा दिया हुआ है, तो 0 से ज़्यादा दिया हुआ तो थीटा वी माइनस थीटा आई होगा। तो जो करंट होगा वो करंट क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। ठीक है, करंट लेग कर रहा है तो पावर फैक्टर भी लेग करेगा। तो करंट लेग किस में करता है, करंट लेग करता है वो इंडक्टिव सर्किट में करता है, तो बेसिकली मैं इंडक्टिव लोड बोल सकता हूँ इसको, इंडक्टिव लोड, तो इंडक्टिव लोड बोल सकता हूँ। ओके, ठीक है, या पावर फैक्टर लेग भी बोल सकता हूँ, पावर फैक्टर लेगिंग भी बोल सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई होगी आपको, यदि हम इसका जो रिएक्टिव पावर निकालने जाएंगे और इसका रिएक्टिव पावर निकालने जाएंगे, तो इसका रिएक्टिव पावर कितना आएगा, इसका रिएक्टिव पावर क्या होता है, मान लो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो रिएक्टिव, इसको मैं अलग कर लेता आर, ये हो गया रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, वो होता है क्यू। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 साइन 5 e माइनस 5 आया था। तो जो ये एंगल दिया हुआ है, बेसिकली मैं इसको थोड़ा उधर लिख लेता हूँ, तो ये कैपेसिटिव लोड होगा एंड जो पावर फैक्टर होगा लीडिंग होगा, लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। तो ये होता है रिएक्टिव पावर। अब यहाँ पे क्या है, जो थीटा है वो लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा, 0 से कम होगा। ठीक है, 0 से कम होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नेगेटिव होगा, तो थीटा बेसिकली जो रिएक्टिव पावर होगी वो भी लेस देन 0 होगी। तो रिएक्टिव पावर यहाँ से आपको रिएक्टिव पावर नेगेटिव मिल सकती है, यहाँ से समझ में आएगा, रिएक्टिव पावर नेगेटिव भी हो सकती है। तो रिएक्टिव पावर जब नेगेटिव होगी तब होगी जब लोड कैपेसिटिव लोड दिया होगा। तो मान लो यहाँ से मैं रिएक्टिव पावर निकालना चाहूँगा, तो इसका रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा, साइन 5 माइनस 5 आई, तो ये कितना होगा, 0 से ज़्यादा, राइट। 0 से ज़्यादा होगा तो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो जो ये पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी बेसिकली। तो यहाँ से भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि इंडक्टिव लोड दिया हुआ है तो आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो पॉजिटिव होगी, और जो यदि कैपेसिटिव लोड दिया हुआ है तो आपकी जो रिएक्टिव पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी।
तो बेसिकली मैंने और पावर फैक्टर लीडिंग के बारे में बता दिया कि पावर फैक्टर लीड कब करेगा और लैग कब करेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली मैंने इस जो अपने जो इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको क्लियर कट बता दिया कि रिएक्टिव पावर क्या होता है, रियल पावर क्या होता है, इंडक्टिव पावर क्या होता है, लीड पावर फैक्टर लीड कब करेगा, एपरेंट पावर क्या होता है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा तो क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक है। और इसका पावर फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। तो इसका पावर फैक्टर 0 होगा तो वहाँ से पता लगा सकते हो आपकी रियल पावर को VMIM cos पाई होता है, तो पावर फैक्टर 0 हो गया तो रियल पावर तो 0 होनी थी वहाँ से, तो यहाँ से भी पता लगा सकते हो इसका 1 हो गया, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें सब कुछ तो बता दिया, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर कट हो सके, ठीक है। बाकी आप वीडियो को देखते रहिएगा, एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बाकी थैंक यू सो एवरीवन।